यानी कि इंटर का जो फाइनल एग्जाम आप लोग 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में हम लोग जो है ना वैसे वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो इसको याद जरूर कर लेना ताकि एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल इसको जो है लिख देना। विषय को देख लो 322 रहेगा। इसी चैनल पर रात में 8 बजे आपका क्लास होता है डेली, तो चैनल वगैरह पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बता दूँ पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका 4 फरवरी के दिन होगा बच्चों, ठीक है। तो आइए बता देते आपको जो है ना 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 30 पूछेगा, 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हम अभी सेलेक्टेड करके क्वेश्चन लाए, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन ही हम लोगों से पूछा कि संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। देखिए संविधान की प्रस्तावना का हमारे संविधान की आत्मा है। यह भारत को एक प्रभु शंभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बनाने की बात करती है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे उपदेशों को शामिल किया गया है जो देश के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो बच्चों बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया कि लिखित संविधान क्या है। तो देखिए लिखित संविधान का मतलब है कि वह संविधान जो जिसे स्पष्ट रूप से एक पुस्तक में लिखा गया हो, इसमें हर कानून जो है ना और नियम विस्तार से उल्लेख हो। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें हमारे अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा जो है ना यहाँ पर बोला गया है कि बिहार आंदोलन क्या है। तो देखिएगा बिहार आंदोलन 1974 में हुआ था, जिसमें जेपी आंदोलन भी, जिसे जेपी आंदोलन भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगार और जो ना कमजोर प्रशासन के खिलाफ में था। इसका मुख्य बिंदु का बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्य बिंदु जगह शुरुआत जो हुआ था, यह आंदोलन छात्रों और युवाओं द्वारा पटना विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था। मांग क्या था। तो शिक्षा सुधार, भ्रष्टाचार खत्म करना, इसकी जवाबदेही तय करना था। अगला हमारा जगह पॉइंट, जेपी का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया था। आगे लिखिएगा संपूर्ण क्रांति। तो देखिए संपूर्ण क्रांति ने इसे जेपी क्रांति का नारा भी, संपूर्ण क्रांति मतलब जेपी ने यह संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव की बात की गई थी। परिणाम क्या हुआ। आंदोलन के कारण 1975 में देश में आपातकाल भी लागू किया गया था। आगे देखिए 4था नंबर क्वेश्चन है, 2 ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 ध्रुवीयता का मतलब है ना जब दुनिया में 2 बड़े ताकतवर जो है गुट जो है ना शीत युद्ध के साथ जो है ना समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसी स्थिति थी। दोनों जो है ना देशों ने अपने अपने समर्थक देशों के साथ एकजुट बनाया, जिससे दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। आगे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार से क्या समझते हो। देखिए मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो हर इंसान को उसके जन्म से मिलने वाले ये अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जुड़े होते हैं। थोड़ा सा लिख दीजिएगा इसमें, जैसे कि जो ना जैसे जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भेदभाव ना होने का अधिकार, ये सभी कानून में हो जाता है। चलिए अगला 6था क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री के 4 अधिकार लिखे। तो पहला जगह कैबिनेट बैठक को बुलाना और उसका नेतृत्व करना। अगला हो जाएगा सरकार की नीति और योजना बनाना। अगला हो जाएगा राष्ट्रपति को सलाह देकर महत्वपूर्ण निर्णय लेना और विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नेतृत्व करना। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर हो जाता है कि क्षेत्रीय दल से क्या समझते हो। देखिए क्षेत्रीय दल ऐसे राजनीतिक दल को कहते हैं जो किसी एक राज्य या जो ना क्षेत्र मुद्दों पर काम करता है। ये दल राज्य की समस्याओं को समझते हैं और उसके समाधान की कोशिश करते हैं। जैसे तमिलनाडु का द्रविड़ जो ना मुनय क्षेत्र जो ना मुनेत्र कलगम डीएमके का, बिहार का राष्ट्रीय पार्टी जनता आरजेडी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 8 का। तो सुरक्षा परिषद निषेधाधिकार क्या है। तो देखिएगा सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास निषेधाधिकार होता है। इसका मतलब है कि वे किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी से रोक सकते हैं, भले ही वहाँ के सभी सदस्य उसके पक्ष में काहे ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर के, प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला फैक्ट्रियों का गंदा पानी सीधे नदियों में छोड़ना, खेतों में रसायन और कीटनाशक का उपयोग करना, घरेलू गंदे पानी और जो ना सीवेज का नदी में बहाव। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर की, गठबंधन सरकार क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। 2 विशेषता बताना है। तो देखिएगा जब किसी पार्टी को अकेले सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियां मिलकर जो है ना सरकार बनाती है, इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता हो सकती है, 2 विशेषता की हम बात करेंगे। पहला जगह कई दलों का मिलकर काम करना। गठबंधन सरकार में अलग अलग पार्टियों मिलकर सरकार बनाती है। साझा नीतियों का निर्माण, यानी कि गठबंधन सरकार में सभी पार्टियों मिलकर फैसले लेती है और एक साझा नीति बनाती है। सभी मिलकर काम करना होता है ताकि सरकार सही तरीके से काम चल सके।
आइए 11वां नंबर को देखते हैं। शिमला समझौता पर महत्वपूर्ण देना है। तो शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना, शांति बनाए रखना। इसके तहत जो ना जो ना युद्धबंदियों को रिहा किया गया और सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश की गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा 12 नंबर। आर्थिक न्याय क्या है? तो देखिए आर्थिक न्याय का मतलब है कि देश के सभी लोगों को समान अवसर, रोजगार और संसाधन उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य गरीबी हटाना, अमीर और गरीब के बीच में अंतर मत करना, हर नागरिकों को विकास का लाभ देना। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का मुख्य उद्देश्य भारत में उद्योगों को बढ़ावा देना। इसमें स्टील, सीमेंट, मशीन और निर्माण पर जोर दिया गया। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाना और कृषि उत्पादन में सुधार करना भी इसका हिस्सा था। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर की राज्यपाल को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यपाल को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल अनिश्चितकालीन होता है। इसका मतलब है कि राज्यसभा हमेशा काम करती रहती है। इसके सदस्य हर 2 साल में बदलते रहते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती। यह सदन लगातार सक्रिय रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाता है यहाँ पर जो ना 15 नंबर। लोकसभा अध्यक्ष का कैसे चुनाव होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो सरकार बन जाती है, तो नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यह सांसदों द्वारा किया जाता है और जो संसद सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। तो नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता बताइए। तो देखिए पहला पॉइंट पर लिखिएगा, ये सरकार को यह सुझाव देते हैं कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो ना क्या करना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ये नागरिकों को न्याय, समानता और आज़ादी दिलाने में मदद करने वाले दिशा निर्देश होता है। उदाहरण के लिए सभी मुफ्त और जो ना निर्वाह शिक्षा उपलब्ध कराना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 17 नंबर का। पंचायत समितियों के प्रमुख कार्य लिखे। तो देखिएगा पहला, पंचायत समिति के कार्यों जो ना पंचायत के विकास कार्यों की निगरानी करना, सरकार की योजनाओं को गाँव तक पहुँचाना। अगला जगह गाँव में स्कूल, तालाब और सड़क जैसे काम करवाना। अगला लिख दीजिएगा पंचायत सदस्यों के बीच संबंध बनाना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 18 का। नगर पंचायत के किन्हीं 3 कार्यों को लिखे। तो पहला हो जाएगा कचरे की सफाई और निपटान, सड़क, नली और स्ट्रीट लाइट का रखरखाव, जलपूर्ति और साफ पानी उपलब्ध कराना। तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। आगे हम लोग 19 नंबर को देख लेते हैं। राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार क्या है? तो देखिएगा देश में राष्ट्रपति के पास क्या क्या आपातकालीन अधिकार। तो पहला, देश में आपातकाल घोषित करना, राज्यों की सरकार को भंग करना, संसद को कोई भी कानून बनाने का आदेश देना और वित्तीय संकट के समय खर्चों को मंजूरी देना। तो आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है 20 नंबर। मौलिक कर्तव्यों और कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब और क्यों जोड़ा गया? तो देखिएगा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। इस कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को यह समझाना था कि उनके अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, या नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाने, समाज की जो ना भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देना था। 21 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उन्हें राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है। राज्यपाल आमतौर पर 5 साल के लिए जो है ना नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 है, राष्ट्रपति शासन क्या है? तो देखिए राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब किसी राज्य की सरकार ठीक से काम ना कर सके। इसमें राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। इसका निर्णय राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाता है। अगला हमारा 23 नंबर है, एकल नागरिकता से क्या समझ? तो देखिए एकल नागरिकता का मतलब है कि देश के सभी जो नागरिकों के पास केवल एक ही नागरिकता होती है। भारत में सभी लोगों को केवल भारतीय नागरिकता मिलती है, चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो। आगे हम लोग देखेंगे 24 को, संघ सूची क्या है? तो देखिए संघ सूची में वे विषय होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति और रेलवे, या जो ना देश की एकता बनाए रखने के लिए जरूरी है। आगे देखिएगा 25 नंबर है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा है। तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सरकार की ताकत को अस्थायी स्तर तक बांटना। इसमें पंचायत, नगर पालिका जैसे छोटे स्तर पर फैसले लिए जाते हैं। इससे जनता जो है ना सीधे शासन में भाग ले सकती है। आगे बात करेंगे हम लोग 26 नंबर का बोला गया लोकहित याचिका क्या? तो लोकहित याचिका वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी शक्ति या संगठन समाज के फायदे के लिए अदालत में मामला दाखिल कर सकता है। यह तब किया जाता है जब किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तब किया जाता है। आइए हम लोग 27
नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समानता का अधिकार से आप क्या समझते हो। देखिए, समानता का अधिकार कहता है कि हर व्यक्ति कानून के सामने समान है। किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह सभी को बराबरी का दर्जा देता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सी ट्यूड से क्या समझते हो। देखिए, सी ट्यूड का मतलब है कि अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच तनाव, इसमें वे आपस में सीधी लड़ाई नहीं करके एक दूसरे को जो है ना बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ जो ना अपने समर्थक देशों का इस्तेमाल करते थे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, प्रश्नकाल से क्या समझते हो कि प्रश्नकाल संसद का वह समय है जब सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं। उसमें जो ना इसमें सरकार अपने काम का जवाब देती है। वह लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काफ़ी जरूरी होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जल संरक्षण क्या है। तो देखिएगा, जल संरक्षण का मतलब है कि पानी और पानी की बचत और सही उपयोग, इसमें पानी को बर्बाद होने से रोकना, बारिश के पानी को जमा कर नदियों में साफ रखना, तो ये सारा चीज़ शामिल होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा 27 है, समानता को परिभाषित करते। देखिए, समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति को एक जैसा अधिकार और सम्मान मिले। इसमें जाति, लिंग, भाषा या किसी अन्य कारण से भेदभाव नहीं होता है। यह समाज में बराबरी और न्याय की भावना को मजबूत करता है। समानता सबके लिए एक समान अवसर प्रदान करने का सिद्धांत है। अगला हमारा 29 है कि अमेरिका में के उपराष्ट्रपति जो ना भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। यह चुनाव गुप्त मतदान से होता है। जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट पाता है वह उपराष्ट्रपति बनता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 33, वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है, यानी वोट देने का अधिकार का क्या मतलब। तो देखिएगा, देखिए सिंपल सा जगह, वोट देने के लिए हम लोगों के पास 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए या उससे अधिक आयु होनी चाहिए। हर नागरिक को जो है ना वोट देने का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसे लोकतांत्रिक चुनाव को में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का अधिकार मिल जाता है। यह अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से मिलता है। अब देखिए, चाहे जो है वह जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति में कुछ भी हो, भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है। आगे बात करेंगे हम लोग 34 नंबर का, तो मुख्यमंत्री के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कर। तो मुख्यमंत्री जो ना मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का प्रमुख होता है। उसकी कुछ जिम्मेदारी इस प्रकार से हो सकती है। पहला लिख दीजिए कि मुख्यमंत्री राज्य में जो ना कानून और व्यवस्था बनाने के लिए काम करता है। दूसरा, मुख्यमंत्री राज्य के विकास कार्यों के लिए योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं को लागू भी करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। तो ध्यान रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार और निजी लोग मिलकर के काम करते हैं। बड़े काम जैसे कि रेलवे और बिजली सरकार संभालती है, जबकि दुकानें जो छोटे उद्योग निजी लोग चलाते हैं। भारत ने आज़ादी के बाद 1947 में इसे अपनाया था। इसके अलावा देखिएगा, इसका मकसद देश का विकास करना और गरीबी अमीरी में फर्क कम करना था। 36 नंबर है, दल बदल का क्या मतलब है। तो देखिए, दल बदल जो है ना, दल बदल का मतलब जब कोई नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके क्या करता है, किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो यह अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। दल बदल से सरकारें स्थिर हो जाती है और इसलिए उसे रोकने के लिए संविधान में यह बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि अपनी बात या विचार खुल करके कहने, लिखने और दिखाने का अधिकार है। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका उपयोग दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसका जो ना उल्लेख अनुच्छेद 19 में दिया गया है। बात करेंगे 38 नंबर का, तो पंचशील क्या है। तो देखिए, भारत और चीन के बीच में दोस्ती बढ़ाने के लिए 1974 को एक समझौता हुई थी, जिसे हम लोग पंचशील समझौता कहते हैं। पंचशील 5 मुख्य सिद्धांत है, जैसे कि जो देश के बीच अच्छे और जो ना शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए गया था, मतलब बनाए रखने के लिए होगा। और इसमें एक दूसरे की जो ना संप्रभुता का सम्मान करना, शांति, सह-अस्तित्व और विवादों को हल करना था। तो ये सारा चीज के लिए बनाया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत के विदेश नीति के दो निर्धारक तत्व क्या। तो भारत के विदेश नीति के दो हो जाएंगे मुख्य तत्व। तो पहला हो जाएगा शांति और सहयोग। भारत के विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना और देशों के साथ सहयोग करना। भारत चाहता है कि सभी देश एक दूसरे के साथ शांति से रहे। अगला पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो देखिए, भारत की विदेश नीति में यह भी ध्यान रखा जाता है
कि देश की सुरक्षा और हितों के लिए जो ना रक्षा की जाए, ताकि किसी भी जो ना बाहरी खतरे से बचाव हो सके। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिख दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ एक कोर्ट है जो कि नई दिल्ली में बढ़ता है, जो देशों के बीच कानून मामलों को समाधान करता है। इसका क्षेत्राधिकार है यह है कि यह केवल देशों के मामलों को ही सुनता है, ना कि व्यक्ति या संगठन का। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने 40 क्वेश्चन को देखा जो काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से बिल्कुल पूछा जाएगा। अब ओरिजिनल पेपर का आंसर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो इसका आंसर गूगल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कैसे डाउनलोड करना फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके क्या करेंगे, आप लोग बेगूसरायhelp.com सर्च कर लेंगे गूगल में आने के बाद। ठीक है, तो बेगूसरायhelp.com सर्च करने के बाद मतलब सेम टू सेम इस प्रकार से आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और मिठुन स्टडी सेंटर से भी बताऊंगा, फिलहाल इससे सीख लो। इतना करने के बाद ऊपर करोगे, फर्स्ट में आपके सामने जो है बेगूसरायhelp.com का जो वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पे जैसे आप लोग क्लिक मारोगे, आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बच्चों जैसे ही ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको बढ़ना है, इस प्रकार से देखना आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का भी मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों को कर लेना, क्योंकि काफी होगा, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको जो है वायरल पेपर मिलेगा दोनों का। तो ज्वाइन कर लेना बच्चों। थोड़ा नीचे बढ़ना, इसके अलावा यहाँ पर भी आपको मिल सकता है, नीचे थोड़ा बढ़ोगे क्लास 11-12 का सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्लास 11-12 का भी सेशन मिला है। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है सारा डाल दिया गया था। अब फाइनल का भी यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ से अगर डाउनलोड नहीं होगा बच्चों, ना डाउनलोड हो तो फिर आप क्या करेंगे, मिठुन स्टडी सेंटर आप गूगल में सिंपल सा सर्च कर लेंगे। सिंपल सा करने के बाद ऊपर करिएगा, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने जो है इस प्रकार से mittunstudycenter.com लिखा मिलेगा। जैसे क्लिक मारिएगा, आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर भी देखिए आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों को ज्वाइन करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको इस ग्रुप में ही आंसर की वगैरह मिलेगा। इसके अलावा लाइव टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो, यहाँ पर लाइव टेस्ट लिखा है, इस पर क्लिक करके टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। नीचे बढ़ना है, क्लास 12 का सेशन मिलेगा, इसके अलावा यहाँ से भी डाउनलोड कर पाओगे बच्चों। तो क्लास 12 का सेशन यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा, ये देखो क्लास 12 का सेशन है। यहाँ पर देखो आपका प्रैक्टिकल जो एडमिट कार्ड है उसका लिंक यहाँ पर देगा, अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। वैसे आपका स्कूल में ही मिलेगा, आप लोग स्कूल से जाकर प्राप्त करना। इस बार जो है बच्चों को डाउनलोड करने का लिंक नहीं दिया गया, ठीक है, कोई भी डाउनलोड नहीं करेगा, सिर्फ स्कूल के टीचर करेंगे। तो आप अपने स्कूल से पता करके एडमिट कार्ड जाके ले लेना। और यहाँ पर वायरल पेपर का अपडेट हम कर देंगे, क्लास 12 वायरल पेपर डाउनलोड 2025 लिखा मिलेगा, आप यहाँ से आकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।